बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। आम के आम गुठलियों के दाम। मुसन्निफ मुख्तार अहमद, इस्लामाबाद। इस कहानी के जुमला हुकूक बहक मुसन्निफ महफूज हैं। आम के आम गुठलियों के दाम। चंद रोज बाद हसन की फूफो की शादी होने वाली थी। वो उसके दादा दादी के साथ बहावलपुर में रहती थी। इस शादी में शिरकत के लिए आज वो अपनी अम्मी और अब्बा के साथ बसों के अड्डे पर आया था। उसके अब्बा ने बस में 3 सीटें पहले ही से बुक करवा ली थी। रावलपिंडी से बहावलपुर का सफ़र 8-10 घंटों का था। लंबे सफ़र का अपना ही एक मज़ा होता है। हसन ने सोच रखा था कि वो खिड़की वाली सीट पर बैठेगा ताकि सारे रास्ते बाहर के मंजर से लुत्फ अंदोज होता रहे। उससे सफ़र के दौरान खेत, दरिया, पुल और छोटे बड़े घरों को देखने में बड़ा मज़ा आता था। उनकी बस आने में अभी कुछ देर थी। उसके अब्बा उन्हें वेटिंग रूम में ले आए और उन्हें वहां बिठा दिया। सामान से भरे बैग उन्होंने अपनी कुर्सी के पास रख लिए थे। अपनी बहन की शादी पर वो भी बड़े खुश थे। उन्होंने बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाकर कमीज के अंदर अपने बनियान की जिप वाली जेब में रखे हुए थे। ये पैसे उन्होंने इसलिए निकलवाए थे ताकि बहन की शादी में काम आ सकी। हसन की अम्मी ने भी इस शादी की तैयारी पहले से ही शुरू कर रखी थी। जिस जमाने में सोना सस्ता था, उन्होंने जेवरात का पूरा सेट हसन की फूफो को शादी में देने के लिए बनवा कर रख लिया था और वो इस वक्त उनके बड़े से पर्स में रखा हुआ था, जिसे उन्होंने बड़ी एहतियात से शाने से लटका कर दोनों हाथों से पकड़ रखा था। ये देखकर हसन को बड़ी हंसी आई। उसने कहा, अम्मी, अपने जिस अंदाज से अपना पर्स पकड़ा हुआ है, कोई बच्चा भी देखे तो समझ जाए कि इसमें कोई कीमती चीज रखी हुई है। उसकी अम्मी ने मुस्कुराकर उसे देखा और पर्स से हाथ हटा लिए। हसन ने ठीक बात की थी। हसन उनके पास नहीं बैठा। वो इधर उधर घूमने फिरने लगा। उसके अब्बा उस पर मुसलसल नजरें रखे हुए थे कि वो कहीं दूर ना निकल जाए। वहां पर लोगों का काफी रश था जो दूर दराज के सफर पर जाने के लिए यहाँ आए थे। हसन 10 साल का था और काफी समझदार और होशियार था। वो कोई ऐसा काम नहीं करता था जिससे उसके अम्मी अब्बा को कोई परेशानी हो, इसलिए वो खुद भी वहां से ज्यादा दूर नहीं जा रहा था। इस इंतजारगाह के सामने लोहे की एक रेलिंग बनी हुई थी। हसन रेलिंग के पास आकर खड़ा हो गया। सामने सड़क के पार एक बाजार था जिसमें बहुत सारी छोटी बड़ी दुकानें थीं। उस बाजार का वहां से फासला ज्यादा नहीं था, इसलिए हसन को दुकानों में रखी हुई चीजें बिल्कुल साफ नजर आ रही थीं। उन दुकानों पर बच्चों के खिलौनों से लेकर खाने पीने की हर चीज मौजूद थी। उसे किताबों और अखबारात की भी एक दुकान नजर आई। अचानक उसकी नज़र फलों की एक बहुत बड़ी सी दुकान पर पड़ी। दुकान में बहुत सारी लकड़ी की पेटियां थीं, जिनमें किस्म किस्म के फल निहायत करीने से सजा कर रखे हुए थे। एक नौजवान लड़का सफ़ेद शर्ट और जीन्स की पैंट पहने बैठा था और कुछ मुलाजिम पेटियों से फल निकाल निकाल कर तोड़ रहे थे और कपड़े की थैलियों में भर भर कर ग्राहकों के हवाले कर रहे थे। उस फल वाले की दुकान पर बहुत रश था। ग्राहक जल्दी करने का तकाजा कर रहे थे और बार बार गर्दन घुमाकर बसों की तरफ भी देख रहे थे। किसी की बस अभी अड्डे पर लगी नहीं थी और जिसकी बस अड्डे पर लग गई थी वो कुछ देर में चलने वाली थी, इसीलिए वो सब बड़ी जल्दी में थे। हसन को ये मंजर बहुत अच्छा लगा और वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा। अचानक उसकी नज़र उसी दुकान के बाहर लटके एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा हुआ था, गुल जमान फल फरोश, खुशखबरी। फल खाकर उनकी गुठलियां कूड़ेदानों में न डालें बल्कि थोड़ी सी जहमत करके उन्हें संभाल कर रखी। यहाँ पर गुठलियां तोलकर खरीदी जाती हैं, इसलिए उन्हें यहाँ देकर मुकर्ररा कीमत वसूल कर लें। बोर्ड पर लिखी तहरीर पढ़कर हसन को बहुत हैरत हुई। वो अपने अब्बा के पास आया। वो किसी सोच में गुम बैठे थे। अब्बा जान, वो देखिए, फलों वाले की दुकान पर क्या लिखा है, उसने कहा।
उसके अब्बा ने एक नज़र बोर्ड पर डाली और मुस्कुराकर बोले, इस बारे में तो एक कहावत भी बहुत मशहूर है कि आम के आम गुठलियों के दाम। लेकिन अब्बा जान, ये दुकानदार उन गुठलियों का क्या करते होंगे? हसन ने पूछा। अगर उसकी समझ में कोई बात नहीं आती थी तो वो अपने अब्बा से उसके बारे में पूछता ज़रूर था। ये एक अच्छी बात थी क्योंकि इससे मालूमात में इजाफा होता है। इसके बहुत से जवाबात हो सकते हैं। या तो वो इन गुठलियों को अपने बाग में बो देता होगा और उनसे फलों के पौधे उगाते होंगे, और या फिर उन्हें महंगे दामों किसी हकीम को बेच देता होगा। वो हकीम इन गुठलियों से दवाइयाँ बना लेता होगा। बहरहाल वो कुछ न कुछ तो उनसे करता ही होगा। असल बात तो वो दुकानदार ही बता सकेगा, उसके अब्बा ने कहा। अब्बा जान की ये बात सुनकर हसन का तजस्सुस और भी बढ़ गया। वो ये जानने के लिए बेचैन था कि फल वाला ये गुठलियाँ क्यों खरीदता है, जबकि लोग तो उन्हें फेंक देते हैं। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, बस तो जाने कब आएगी? क्या आप मेरे साथ उस फल वाले की दुकान पर चलेंगे? मैं इस सवाल का जवाब मालूम करना चाहता हूँ। हसन, तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो। उसकी अम्मी ने उसे सरजनिश की। खामोशी से बैठो और अपने अब्बा जान को तंग मत करो। हमारी बस आने ही वाली है। उसके अब्बा ने धीमे लहजे में कहा। देखो हसन, इस वक्त हमारे पास बहुत सा रुपया पैसा और जेवर है। ये बात मुनासिब नहीं होगी कि हम लोग बेमकसद इधर उधर घूमें। यहाँ पर बहुत सारे नौसरबाज और जेब कतरे घूम रहे होते हैं। चुपचाप बैठकर दुआ करो कि हम साथ खैरियत के अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। तुम्हारी फुफ्फो की शादी हो जाएगी तो हम वापसी पर उस दुकानदार से मालूम कर लेंगे कि वो गुठलियाँ क्यों खरीदता है और उनका क्या करता है। उनकी बात सुनकर हसन खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया और झुककर अपनी अम्मी की गोद में सर रखकर आते जाते मुसाफिरों को देखने लगा। मगर उसका ज़हन इसी सवाल की तरफ लगा हुआ था कि दुकान वाला उन गुठलियों का क्या करता होगा। थोड़ी देर बाद उनकी बस अड्डे पर लग गई। वो लोग जिनके पास इस बस के टिकट थे अपना अपना सामान लेकर उसकी तरफ भागे। सीटें तो सबकी ही बुक थीं। हसन के अब्बा ने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया और अपनी जगह बैठे बैठे उन मुसाफिरों को देखते रहे। बस के अमले का एक आदमी मेटल डिटेक्टर से मुसाफिरों का सामान चेक कर रहा था। दूसरा उसका टैग बनाकर सामान पर लगा रहा था और उस टैग का एक हिस्सा मुसाफिरों को दे रहा था ताकि सफ़र के इख्तिताम पर उसे दिखाकर वो अपना सामान ले सके। एक तीसरा मुलाजिम इस सामान को बस के बाहर वाले हिस्से में बने हुए कंपार्टमेंट में रखता जा रहा था। जब सब मुसाफिर बस में बैठ गए तो हसन के अब्बा भी अपना सामान लेकर वहां पहुंच गए। हसन को सीटों के नंबर याद थे। वो भागकर बस में चढ़ा और अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसकी अम्मी और अब्बा भी उसके पास आकर बैठ गए। इस वक्त शाम के 4:15 बजे थे। बस ने 4:30 बजे चलना था। हसन की नज़र फिर उस फल फरोश की दुकान पर पड़ी। लोग लाइन लगाकर अपने साथ लाए हुए बीज और गुठलियां उस दुकान वाले को दे रहे थे। ये लोग मुसाफिर नहीं लग रहे थे, करीबी बस्तियों में रहने वाले लोग थे। वो एक ठंडी सांस लेकर उन्हें देखने लगा। इसी लम्हे 2 कम उम्र लड़के बस में चढ़े। वो शक्ल सूरत और कपड़ों से तालिब इल्म लग रहे थे। उनके हाथों में चमड़े के बैग थे। उनमें से एक लड़के ने ऊंची आवाज में कहा, मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन व हज़रात, हमारी दुआ है कि आपका सफ़र साथ खैरियत के इख्तिताम पजीर हो। सड़क के पार हमारी फलों की दुकान है। हमारे भाई साहब लोगों से फलों के बीज खरीद कर उन्हें पैकेटों में रख कर अब जैसे दूर दराज के सफ़र पर जाने वालों के हवाले करवा देते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इस पैकेट में मुख्तलिफ पौधों के बीज हैं। अब से दरख्वास्त है कि मंजिल मकसूद पर पहुंचते ही पहली फुर्सत में इन बीजों को किसी मुनासिब और नर्म ज़मीन देखकर इसमें बो दीजिएगा। थोड़े अरसे बाद उनसे पौधे निकल आएंगे। इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर करें। पौधे न सिर्फ हमारे माहौल और हवा को साफ सुथरा रखते हैं,
बल्कि ये मौसम की तब्दीलियों को रोकने का सबब भी बनते हैं। जितने ज़्यादा दरख्त हमारे मुल्क में होंगे, हमारी आबो हवा भी साफ सुथरी रहेगी और गर्मी भी कम पड़ेगी। इनकी वजह से बारिशों में भी इजाफा होगा। जिम्मेदार और मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से हम सब की ये कोशिश होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि हमारा पाकिस्तान सरसब्ज और शादाब रहे। वैसे भी दरख्त लगाना सवाब का काम है। जब तक लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहेंगे, उन्हें लगाने वाले को इसका अजर सवाब मिलता रहेगा। लड़के की बात ख़त्म हुई तो उसने और उसके साथ आए हुए दूसरे लड़के ने अपने बैगों में से छोटे छोटे खूबसूरत पैकेट निकालकर सीटों पर बैठे हुए लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिए। इन पैकेटों में मुख्तलिफ किस्म की गुठलियाँ और बीज मौजूद थे। वो लड़के जल्द ही उनकी सीट तक भी आ गए और उनमें से एक लड़के ने 3 पैकेट हसन को पकड़ा दिए। हसन ने उनका शुक्रिया अदा किया और बोला, आप लोग तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो है। उस लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लोग हमारी बातें गौर से सुनते हैं और हमें खुशी है कि उन्हें दरख्तों की अहमियत का एहसास होने लगा है, क्योंकि हमारे इस काम के बारे में वो दूसरों को भी बताते हैं। इन बातों को सुनकर दूसरे लोगों में भी दरख्तों की अहमियत का शऊर पैदा होता है। हम ही नहीं बसों में इसलिए तकसीम करते हैं कि इस तरह पौधों के बीज और गुठलियाँ बगैर किसी खर्च के मुल्क के दूर दराज शहरों में बाआसानी पहुँच जाती हैं। थोड़ी देर बाद लड़के अपना काम ख़त्म करके चले गए। हसन उन्हें तारीफ़ी नज़रों से जाता देख रहा था। उसके अब्बा मुस्कराकर बोले, लो मियाँ हसन, शुक्र है तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया और उम्मीद है तुम्हारी उलझन दूर हो गई होगी। ये बच्चे और उनका भाई हैं तो फल फरोश, मगर इसके साथ साथ ये एक जिम्मेदारी का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कितनी अच्छी तरकीब निकाली है। अब लोग फल खाकर उनकी गुठलियाँ कूड़े में नहीं फेंकते बल्कि जमा करके उन्हें फरोख्त कर देते हैं। और ये फल फरोश उन गुठलियों को धोकर साफ सुथरा करके और खूबसूरत पैकेटों में रखकर दूर दराज इलाकों में जाने वाले मुसाफिरों के हवाले कर देते हैं। सब तो नहीं, मगर लोगों की एक बड़ी तादाद इन बीजों को ज़मीन में बो देती होगी और इस तरह हमारे प्यारे पाकिस्तान में दरख्तों की तादाद में इजाफा होता रहता होगा। हसन इस बात से बहुत मुतासिर नजर आ रहा था। उसने कहा, ऐसे लोग कितने अच्छे होते हैं जो खामोशी से अपने मुल्क की बेहतरी के कामों में लगे रहते हैं, जैसे ये नेक दिल फल फरोश। अब मैं भी फलों की गुठलियाँ और सब्जियों के बीज फेंका नहीं करूँगा, उन्हें जमा करता रहूँगा। घर और स्कूल की क्यारियों में, खेल के मैदान के किनारे पर और पार्कों के अंदर। इसके अलावा पिकनिक पर कहीं घूमने फिरने गया तो उन्हें वहाँ ज़मीन में लगा दिया करूँगा। बारिश के पानी और धूप से पौधे निकल आया करेंगे और खुद ब खुद ही बड़े होते रहेंगे। इन बीजों को मैं फूफो के घर के सहन में भी लगाऊंगा। शादी के बाद वो जब दादी दादा से मिलने आया करेंगी तो मैं मोबाइल पर उनसे इन पौधों के मुतालिक पूछा भी करूंगा कि वो कितने बड़े हो गए हैं। इसमें एक दिल दुकानदार की कहानी अपने दोस्तों को भी सुनाना, ताकि वो भी इस बात पर अमल कर सकें और फलों और सब्जियों से निकली हुई गुठलियाँ और बीज ज़ाय ना करें, बल्कि थोड़ी सी मेहनत करके उन्हें ज़मीन में बो दें ताकि उनसे दरख्त और पौधे निकल आएं। और इसी सिलसिले में एक और बात भी तुम्हें पता होगी, जितनी तवज्जो हम नए दरख्तों के लगाने पर देते हैं, इतनी ही तवज्जो हमें उन दरख्तों पर भी देनी चाहिए जो पहले ही से हमारे आसपास मौजूद हैं। हमें उन्हें काटना भी नहीं चाहिए और उनकी हर तरह हिफाजत भी करना चाहिए और उनकी खाद और पानी का खास ध्यान रखना चाहिए। जी अब्बा जान, मैं वादा करता हूँ कि आपकी बताई हुई बातों पर अमल करूँगा। हमारे स्कूल के ग्राउंड के एक हिस्से में बहुत से दरख्त लगे हैं। वैसे तो इन दरख्तों की देखभाल स्कूल का माली करता है, मगर मैं भी इंटरवेल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर दरख्तों के आसपास की ज़मीन साफ करके उन्हें पानी दिया करूँगा। हसन ने कहा। बस के चलने का वक्त हो गया था। थोड़ी देर बाद वो चल पड़ी। हसन की नज़र उन दोनों लड़कों पर पड़ी। वो अब एक दूसरी बस में चढ़ रहे थे।
حسن انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔